हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे इससे प्रीवियस वीडियो में मानव जनन तंत्र, मानव जनन अध्याय 3 जो हमारा था उसमें हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पुरुष जनन तंत्र, वो पढ़ चुके थे। अब आज हमें जो पढ़ना है वो है मादा जनन, स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि स्त्री जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय यानी कि इसको ओवरी कहते हैं इंग्लिश में, साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, एक गर्भाशय जिसमें जो गर्भ होता है वो रहता है जिसे यूट्रस कहते हैं इंग्लिश में, एक गर्भाशय ग्रीवा जिसे सर्विक्स कहते हैं, एक योनि जिसे वजाइना कहते हैं और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनेटेलिया शामिल होते हैं जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं यानी पेल्विस में होते हैं। देखिए अभी मैं इसको डिटेल में बताती हूँ। जनन तंत्र के सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों यानी मेमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक या क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं, यानी कि जो मेमरी ग्लैंड्स होता है, जो स्तन होता है, वो भी जनन तंत्र का मतलब एक अंग है वो, और वो भी साथ साथ में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं, यानी कि दोनों का कोई कनेक्शन होता है। कि जब हम देखते हैं कि जब एक जो फीमेल होती है, जब वो एक तरह से अपनी जब वो बड़ी होती है और तो फिर अगर साथ में जैसे होता है कि प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होती है, साथ में स्तन की भी ग्रोथ होती है। देखिए ये जो हमारा है ये है यूट्रस, ठीक है, और ये जो हमारा है ये है सर्विक्स। उसके बाद उसके नीचे जो होती है वजाइना होती है। ये हमारा है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये हमारी है ओवरी। ठीक है, तो क्या होता है कि ये ओवरी जो होती है, यहाँ पे जो अंडे होते हैं वो बनते हैं, बनने के बाद ये यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद यहाँ से ये चले जाते हैं और इस जगह पे ये पहले आते हैं, बाहर रहते हैं, फिर उसके बाद इस जगह से इसको उठा लिया जाता है और जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो इसी जगह पे होता है। और जो ह्यूमन स्पर्म होते हैं वो वजाइना के थ्रू इंटर करते हैं, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब में जाके मिलते हैं, निषेचन वहीं पे होता है। जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं जो स्त्री युग्मक यानी अंडाणु, ओवम और कई तरह के स्टेरॉइड हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। जैसे कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो मेनली हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके के हार्मोन निकलते हैं, जो कि अभी आपको डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं। मेल का जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल का जो मेन हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो फीमेल में जो मेल में जो होता है, हमने पढ़ा था कि स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं, और मेल में, फीमेल में वही काम ओवरी का होता है। ओवरी के अंदर जो ओवम होता है वो बनता है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये हमने देख लिया। उदर के निचले भाग के दोनों और एक एक अंडाशय स्थित होता है, यानी कि कितने, देखिए एक पेयर टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होते हैं और एक पेयर जो एक पेयर अंडाशय है यानी कि ओवरी वो फीमेल में होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। इसकी लंबाई जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। और ये श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय की स्नायुओं यानी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। क्या होता है कि ये ऐसे, ये हमारा हो गया यूट्रस, फिर ये हमारा हो गया फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे हो गई ओवरी, मान लिया वन साइडेड बना रहे हैं, तो ये ओवरी जो है या जो यूट्रस है वो अंदर जो पेल्विस की वॉल होती है और या फिर और भी चीज़ों से जुड़ा होता है। सबसे आगे क्या होता है, अगर यही चीज़ अगर हम देखेंगे पेल्विस में, तो मेल में 2 चीज़ होती है कि यहाँ पे ब्लैडर हो गया यानी यूरिनी ब्लैडर, और ब्लैडर के पीछे रेक्टम प्रेजेंट होता है, और फीमेल में उन्हीं दोनों के बीच में यानी जिसे बोलते हैं पेशाब की थैली, उसके और रेक्टम के बीच में ये यूट्रस
यानी जिसे गर्भाशय बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका होता है जो कि अंडाशय पीठिका यानी ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। ये पीठिका दो क्षेत्रों, एक परिधीय वलकुट यानी पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्याशय मिडुला में विभक्त होती है। यानी ओवरी जो होती है उसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। जो बाहरी होती है वो पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला उसको बोलते हैं। अंडवाहिनियाँ, डिंबवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका, ये दोनों साइड से क्या होता है, यूट्रस और ओवरी के बीच का कम्युनिकेशन चैनल होता है। अगर इसी में अगर कभी कभी हमने सुना होगा कि कभी कभी ऐसे सुनने में आता है कि उनकी नली बंद है, किसी की नली बंद है। क्या होता है बेसिकली कि ये अगर प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस चाहिए होता है सही शेप का, और हमारे अंदर हार्मोन का नॉर्मल तरीके से हार्मोन प्रेजेंट हो, यूट्रस प्रेजेंट होना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी ये प्रेजेंट होना चाहिए, और सर्विक्स और वजाइना तो होनी चाहिए। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है किसी का फैलोपियन ट्यूब उसमें वो ब्लॉक होता है। फैलोपियन ट्यूब अगर किसी का ब्लॉक है तो मान लिया हमने ये हो गया हमारी सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है। उसके बाद फिर मान लिया हमने ये फैलोपियन ट्यूब है, मैं एक ही साइड का बना रही हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ब्लॉकेज है, ठीक है। ये हमारी ओवरी हो गई। अब ओवरी से ओवम निकला, एक मिनट, ओवरी से ओवम निकला, ये यहाँ से इसने इसको पिकअप किया, ठीक है। अब यहाँ से जो स्पर्म है वो इंटर किया, अब स्पर्म इंटर किया, ये स्पर्म यहाँ पहुँचा, ये ओवम यहाँ पहुँचा, लेकिन स्पर्म और ओवम आपस में मिल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो इसकी वजह से जब अगर मिलेंगे नहीं तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी संभव नहीं है। तो इसलिए दोनों फैलोपियन ट्यूब का ओपन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में टीबी हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वो ब्लॉक है। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। हमने बताया अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जो कि अभी हमने ड्रॉ किया था। चलिए आप वापस हमने डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये कीप के आकार का है, देखिए ये कीप के आकार का। और यहाँ पे जो फिंगर की तरह, उंगली की तरह जो पोजीशन है उसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। वही फिम्ब्रिया जो होती है ओवम को पिक कर लेती है, उठा लेती है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन होता है, इसे झालर या फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को ग्रहण करने में झालर सहायक होते हैं। मैंने बताया भी आपको। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे एम्पुला कहते हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं कि इसकी जो मोटाई है या जो ये जो इसका डायलिटेशन है एक ही जगह पे फैली, यहाँ पे कुछ ज़्यादा फैली होती है, ऐसे होती है थोड़ा, इसको बोलते हैं एम्पुला। इन अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ यानी इस्मस में एक संक्रिय और काशिका ल्यूमेन होती है जो अंडाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है, इसे बच्चेदानी वुम्ब भी कहते हैं। और ये किस शेप का होता है, उल्टी रखी हुई नाशपाती की तरह होता है। ये श्रोणी में स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि जो श्रोणी भित्ति होती है उसे लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है। अगर लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा ना रहे तो यूट्रस टिकेगा ही नहीं पेट में। और उसके बाद क्या होता है कि उसके नीचे गर्भाशय जो होता है एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जो पतली ग्रीवा होती है उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो भी हमने आपको बताया। तो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल या बर्थ कैनाल बनाते हैं। हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो इसी रास्ते से होती है। सिजेरियन में तो हम क्या करते हैं, स्किन को कट करते हैं, उसके नीचे की फैट को कट करते हैं, फिर गर्भाशय को काट के उसके बाद कट लगा के बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो इसी रास्ते से होती है कि गर्भाशय के अंदर जो होता है फीटस, हमारा जो बच्चा होता है वो रहता है, उसके बाद वो सर्विक्स के होते हुए वजाइना के रास्ते, योनि के रास्ते बाहर आता है। तो ये जो होता है हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत होती है, यानी टिश्यू की 3 लेयर होती है। गर्भाशय जो होता है काफ़ी थिक होता है क्योंकि तो उसमें 3 परत होती है, जिसको बाहर का जो होता है उसे पेरीमेट्रियम, और बीच की जो मोटी होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और अंदर की जो होती है उसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। अब इंडोमेट्रियम की एक और ख़ास चीज़ है कि जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें ये एंडोमेट्रियम का ही रोल होता है। एंडोमेट्रियम ही एक तरह से शेड ऑफ हो जाती है जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो जो हमारी सबसे अंदर की वॉल होती है यूट्रस की, वही शेड ऑफ करती है, वही टूट टूट के निकलती है, तो उससे वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। वो एंडोमेट्रियम का काम रहता है। और जो हमारे हार्मोन होते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं, वो इनको एस्ट्रोजन मतलब और प्रोजेस्टेरॉन जो रहते हैं वो इसको ग्रो करने में मदद करते हैं, बढ़ती है। फिर एक साइकिल होता है, फिर ये एंडोमेट्रियम बढ़ती है, उसके बाद फिर जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं तो ये टूट के गिर जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि आंतर चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के दौरान काफ़ी तेज संकुचन होते हैं। यानी कि जब ये जो एक तरह से लेबर के जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं जब प्रसव में, तो तेज़ी से यूट्रस जो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। वो मायोमेट्रियम का काम होता है। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्घन जगन शैल, मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ यानी लैबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ यानी लैबिया माइनोरा, योनच्छिदी यानी हाइमन और भगशेफ क्लाइटोरिस होते हैं, जो कि इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ पे मूत्र मार्ग है, उसके मूत्र मार्ग के नीचे जो यहाँ पे है ये योनि द्वार प्रेजेंट है। ये हमारा देखिए आगे मूत्राशय है, मूत्राशय के पीछे जो हमारा है गर्भाशय है, उसके पीछे रेक्टम प्रेजेंट है, मलाशय। ठीक है, जिसमें जो बृहद भगोष्ठ होता है ये एक तरह से फैटू टिश्यू वहाँ पे होते हैं। मासल यहाँ पे लिखा है, बृहद भगोष्ठ ऊतकों का बना हुआ मासल वलन फोल्ड है जो जघन शैल से नीचे फैले होते हैं, और जो हमारी हेयरी ग्रोथ होती है वो मेनली मॉन्स प्यूबिस पे ही मेनली होती है। ठीक है, उसके बाद बृहद भगोष्ठ होते हैं। बृहद भगोष्ठ के बाद जो होते हैं वो लघु भगोष्ठ होते हैं, उसके बाद उसी के बीच में जो होता है, और ये होता है योनिच्छद जिसे कहते हैं, वो एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हाइमन, जो कि हाइमन जो होता है वो जो वजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको कवर किए रहता है। तो क्या होता है कभी कभी साइकिलिंग के दौरान या किसी चीज़ में ये अपने आप ही टूट जाता है, मतलब फट जाता है, वरना ये बाद में जब भी कभी भी ऐसा होता है कि कभी अगर कोई ऐसा भी कुछ भी कोई चोट लग गई या कुछ हो गया तो कभी कभी हाइमन अपने आप रप्चर कर जाता है, वरना जब भी मीटिंग होती है तो मेल और फीमेल के बीच जब रिलेशन बनता है तो उस टाइम पे वो संभोग के दौरान क्या होता है कि वो फिर रप्चर करता है, तो उसमें फिर उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है। लेकिन अब ऐसा होता है कि फीमेल जो थी साइकिलिंग कर रही है या कुछ भी कर रही है तो उसमें भी कभी कभी वो अपने आप ही पहले से ही रप्चर हो जाता है। देखिए यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कुछ खास चीज़ है नहीं। फिर हमारा है स्तन के बारे में। तो स्तन जो है हम जानते हैं एक पेयर होता है, इसमें क्या होता है 15 से 20 स्तन पालियाँ। स्तन का मेन काम क्या होता है? स्तन का मेन काम ये होता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद इसमें से क्या होता है मिल्क सिक्रीशन होता है। तो ये देखिए मैं आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें अलग अलग 15 से 20 लोब होते हैं, ऐसे ऐसे करके लोब्स होंगे। और उसके बाद फिर स्तन में देखिए स्तन नलिका, यहाँ पे एम्पुला प्रेजेंट है, ये सब जो होते हैं यहाँ पे फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। 15 से 20 मैमरी लोब्स होंगे। उसके बाद में कोशिका के गुच्छ होते हैं जिन्हें कोपिका कहते हैं। कोपिकाओं की कोशिकाओं से क्या होता है दुग्ध स्रवित होता है, दूध निकलता है और कोपिकाओं की गुहाओं में और कोशिकाओं में इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद कोपिकाएँ जो होती है स्तन नलिका में खुलती हैं और मेमरी डक्ट का निर्माण करती है। और उसके बाद जो हमारा एरियोला यहाँ पे प्रेजेंट होता है,
ये निपल, फिर वहाँ से क्या होता है कि सिक्रीशन होता है मिल्क का। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा युग्मक जनन, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।